नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं और बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्यारे साथियों, एमसीक्यू सीरीज का आज 27 नंबर का लेक्चर है और इसमें हम लोग हेमेटोलॉजी के टॉप एमसीक्यू को विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में सॉल्व करेंगे। अगर बात की जाए ये एमसीक्यू सीरीज किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जितने भी आपके लैब टेक्नीशियन के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे कि आपका एमपी ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियन, आरआरबी लैब टेक्नीशियन, झारखंड लैब टेक्नीशियन या फिर केजीएमयू लैब टेक्नीशियन, इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये एमसीक्यू सीरीज इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको इन सभी एमसीक्यू सीरीज का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा और एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में जाके सभी पीडीएफ को आप लोग प्राप्त कर सकते हो। साथ में टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम पे आपको जितने भी एग्जाम संबंधित नोटिफिकेशन है या फिर लेक्चर संबंधित नोटिफिकेशन है ये आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज के टॉप एमसीक्यू को हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ में सॉल्व करते हैं। तो स्क्रीन पे सबसे पहला एमसीक्यू आपको शो हो रहा है। ये कह रहा है कि द डाइल्यूशन दैट कैन बी मेड यूजिंग आरबीसी पीपेट इज, यानी कि आरबीसी पीपेट का उपयोग करके आप लोग कितने का डाइल्यूशन तैयार करते हो, या फिर आप इस तरह से भी कह सकते हो कि आरबीसी के लिए हम लोग कितने डाइल्यूशन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन है आपका 1:200 का, 1:10 का, 1:50 का या फिर आपका 1:20 का। तो प्यारे बच्चों, अगर बात की जाएगी आपके आरबीसी के डाइल्यूशन की, ठीक है, आरबीसी के डाइल्यूशन की, तो आरबीसी का जो डाइल्यूशन होता है वो आपका 1:20 का, सॉरी 1:200 का होता है। जिसमें अगर बात की जाएगी तो 1 पार्ट आपका क्या होता है, 1 पार्ट आपका ब्लड का होता है और आपका 199 पार्ट जो होता है वो आपका किसका होता है, वो आपके डाइल्यूशन का होता है या फिर कह सकते हैं डाइल्यूएंट का होता है। ठीक है, यानी कि जो भी आप लोग डाइल्यूटिंग फ्लूइड लोगे उसका आपका 199 पार्ट होगा और 1 पार्ट जो होगा आपके ब्लड का होगा। बात आपको क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि आपका जो आरबीसी का डाइल्यूटिंग फ्लूइड है, ठीक है, आरबीसी का जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड है वो क्या हो सकता है, तो वो आपका सबसे पहला जो होता है आपका हेम्स फ्लूइड होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों, आपका एक हेम्स फ्लूइड होता है, दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आपका डेसीज फ्लूइड होता है। क्या होता है आपका, दूसरा आपका डेसीज फ्लूइड होता है। तो आरबीसी का जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड है, पहला आपका हेम्स फ्लूइड और दूसरा आपका डेसीज फ्लूइड। डेसीज फ्लूइड में क्या होता है, तो आप लोग थर्मल साइट्रेट के नाम से जानते हैं, तो चाहे आप थर्मल साइट्रेट कहिए या फिर डेसीज फ्लूइड कहिए, दोनों आपका यहाँ पे एक हो जाता है। ठीक है, आरबीसी का डाइल्यूशन कितना होता है, तो 1:200 का होता है। ठीक है, 1 पार्ट आपका ब्लड रहेगा और 199 पॉइंट आपका जो रहेगा वो आपके डाइल्यूशन का यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, बात आपको क्लियर है। तो ऑप्शन क्या जाएगा आपका, ऑप्शन ए राइट यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, यहीं पे अगर बात की जाएगी डब्ल्यूबीसी का डाइल्यूशन क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का डाइल्यूशन क्या होता है बच्चों, तो जो डब्ल्यूबीसी का डाइल्यूशन होता है वो आपका 1:20 का होता है। कितना, 1:20 का होता है, यानी कि 1 पार्ट आपका क्या रहेगा, 1 पार्ट आपके ब्लड का रहेगा और आपका जो 19 पार्ट है वो आपका किसका रहेगा, आपके फ्लूइड का रहेगा। किसका रहेगा, आपके डाइल्यूटिंग फ्लूइड का रहेगा। बात आपको क्लियर है। तो डब्ल्यूबीसी का जो डाइल्यूशन है बच्चों कितना रहता है, वो आपके 1:20 का रहता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड है वो क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का डाइल्यूटिंग फ्लूइड क्या है, तो आप कहते हो यहाँ पे ट्रक्स फ्लूइड होते हैं। क्या होते हैं, आपके ट्रक्स फ्लूइड होते हैं। तो इसको आपको याद रखना है कि डब्ल्यूबीसी का जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड है ट्रक्स फ्लूइड होता है, डाइल्यूशन 1:20 का होता है। बात आपको क्लियर है। अब बात आती है कि जो आपकी आरबीसी पीपेट होती है, किसकी, आरबीसी की पीपेट होती है, उसकी मार्किंग क्या होती है। तो अगर आरबीसी पीपेट की मार्किंग की बात की जाएगी बच्चों, तो कितना हो जाता है, इसका हो जाता है 0.11 और 101। कितना, 0.11 और आपका 101 आपके हो जाता है आरबीसी पीपेट की मार्किंग। और यहीं पे अगर बात करेंगे डब्ल्यूबीसी पीपेट की मार्किंग, ठीक है, डब्ल्यूबीसी पीपेट की मार्किंग की, डब्ल्यूबीसी पीपेट की मार्किंग की, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.11 और आपका 11। ठीक है, कितना हो जाएगा 0.11 और आपका 11। तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके डब्ल्यूबीसी पीपेट से, आपके आरबीसी पीपेट से, आरबीसी डाइल्यूशन से, आपके डब्ल्यूबीसी के डाइल्यूशन से। ठीक है, बात आपको क्लियर है। चलिए अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि प्लेटलेट के लिए कौन सा फ्लूइड यहाँ पे उपयोग करते हैं, प्लेटलेट के लिए कौन सी डाइल्यूटिंग फ्लूइड यहाँ पे उपयोग में लाई जाती है। बात आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, कमेंट करके आप लोग बच्चों जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका एमसीक्यू कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स
develop in site other than the bone marrow. Which of the following cells may develop in sites other than bone marrow? यानी कि जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में कौन सा ऐसा सेल है जो कि बोन मैरो के अलावा किसी और साइट पे डेवलप होता है। ठीक है, यानी कि बोन मैरो में तो डेवलप होगा ही होगा, साथ में वो अदर पार्ट में भी आपका डेवलप होता है, वो आपका कौन सा सेल होगा। ऑप्शन है आपके मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स, मेगाकार्योसाइट्स और आपके न्यूट्रोफिल्स। तो आपको इसका राइट आंसर पता चल गया होगा कि जो आपके लिम्फोसाइट हैं यही क्या होते हैं, आपके बोन मैरो के अलावा अदर पार्ट में भी डेवलप होते हैं। तो अगर बात करेंगे किसकी, लिम्फोसाइट की, तो लिम्फोसाइट आपका दो प्रकार से होगा, एक आपका बी लिम्फोसाइट, क्या हो जाएगा आपका, एक आपका बी लिम्फोसाइट और दूसरा आपका क्या हो जाता है, टी लिम्फोसाइट हो जाता है। क्या हो जाता है, एक आपका बी लिम्फोसाइट बच्चों और एक आपका टी लिम्फोसाइट हो जाता है। जो आपका बच्चों बी लिम्फोसाइट है, ठीक है, बी का मतलब आप समझिएगा यहाँ पे बोन मैरो से, ठीक है, बोन मैरो से। तो बोन मैरो का मतलब हो जाता है इसका जो डेवलपमेंट है, ठीक है, सॉरी इसका फॉर्मेशन पहले समझिए, इसका जो फॉर्मेशन है, ठीक है, इसका जो फॉर्मेशन है, ठीक है, बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, बोन मैरो में। ठीक है, बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, बोन मैरो में होगा। और मैचुरेशन कहाँ पे होगा, मैचुरेशन यानी कि ये डेवलप कहाँ पे करेगा, तो भी आपका ये बोन मैरो में होगा बच्चों। कहाँ पे होगा, आपके बोन मैरो में होगा। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन और मैचुरेशन दोनों आपका बोन मैरो में होता है। जबकि अगर बात की जाएगी टी लिम्फोसाइट की, तो टी लिम्फोसाइट का जो फॉर्मेशन है बच्चों, टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन आपके कहाँ पे होता है, ये भी आपका बोन मैरो में ही होता है। कहाँ पे, बोन मैरो में ही होता है। लेकिन जो मैचुरेशन है क्या, लेकिन जो इसका मैचुरेशन है बच्चों वो कहाँ पे होता है, तो मैचुरेशन आपका जो है वो आपके थाइमस में होता है। कहाँ पे होता है, आपके थाइमस में होता है। तो स्टार लगा लीजिएगा कि जो टी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन तो होता है बोन मैरो में, लेकिन जो इसका मैचुरेशन है, इसका जो डेवलपमेंट है वो आप कहाँ पे होता है, वो आपका थाइमस में होता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आपका बी हो जाएगा, क्योंकि जो सॉरी आपका लिम्फोसाइट हो जाएगा, क्योंकि लिम्फोसाइट ही ऐसा सेल है जिसका जो डेवलपमेंट है या फिर जो मैचुरेशन है वो बोन मैरो के साथ साथ अलग पार्ट यानी कि थाइमस में भी होता है। बात आपको क्लियर है, बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोग एक जवाब दीजिएगा कि न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट, इसमें दोनों में कौन सा एक माइक्रोफेजेस का काम करते हैं। ठीक है, यानी कि कौन एक माइक्रोफेज है और दूसरा कौन एक माइक्रोफेज है। ठीक है, माइक्रो और माइक्रोफेज दोनों में आपको बताना है कि कौन आपका माइक्रोफेज है, कौन आपका माइक्रोफेज है। तो देखिए बच्चों मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जो आपका न्यूट्रोफिल है, ठीक है, न्यूट्रोफिल आपका माइक्रोफेज के अंतर्गत आता है, और जो आपका मोनोसाइट है, ठीक है, क्या, जो आपका मोनोसाइट है वो आपके माइक्रोफेजेज के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है, बात आपको क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या रहेगा भाई, थर्ड नंबर का एमसीक्यू रहेगा। थर्ड नंबर का एमसीक्यू क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस इज ए बोतल कंटेनिंग हेपेरिन causes a decrease in value of, यानी कि जब भी आप लोग एक बोतल लेते हो और बोतल कैसा रहेगा, हिपेरिन कंटेनिंग रहेगा, यानी कि एक आपने बोतल लिया जिसमें हिपेरिन है, और अगर इस हिपेरिन वाले बोतल से ब्लड आपने कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद आप क्या कर रहे हो, एबीजी यानी कि आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस कर रहे हो, तो इसमें से कौन जो वैल्यू है वो डिक्रीज देखने को मिल सकता है। ऑप्शन है आपका PCO2, HCO3 या फिर आपका पीएच या फिर आपके ऑल ऑप्शन। यानी कि अगर आप हिपेरिन कंटेनिंग बोतल लिए हो, इसमें आपका ब्लड कलेक्ट है, तो अगर आप आर्टेरियल ब्लड गैस कर रहे हो, एबीजी कर रहे हो, तो कौन सी वैल्यू देखने को कम मिलेगी। ठीक है, पार्शियल CO2 या फिर पार्शियल HCO3 या फिर आपका पीएच। तो देखिए बच्चों इनका सभी का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राइट, यानी कि ऑप्शन डी, क्योंकि सभी के जो वैल्यू है कहीं ना कहीं यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिलेंगी। जो अगर बात करेंगे हिपेरिन कंटेनिंग वाले बोतल की, तो इसमें जो आपका हिपेरिन है बच्चों, ये हिपेरिन करता क्या है, ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, डिसॉल्व कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है आपका, यहाँ पे ये डिसॉल्व कर देता है, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो हिपेरिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे डिसॉल्व करेगा तो कहीं ना कहीं जो है कार्बन डाइऑक्साइड या फिर पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड की जो वैल्यू है वो डिक्रीज देखने को मिलेगी, और जैसे ही इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी कहीं ना कहीं इसकी भी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। और आप सभी को पता है ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों आपके ब्लड के बफरिंग का काम कर रहे हैं, यानी कि आपके बफरिंग एजेंट का काम कर रहे हैं, और यही पीएच को कह सकते हो मेंटेन करते हैं। और अगर इन दोनों का वैल्यू डिफरेंट कह सकते हो कि इन दोनों का वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो गया है या फिर कह सकते हो कि अल्टर हो गया है, तो जो पीएच की वैल्यू है ये भी क्या हो जाएगी, आपकी
डिक्रीज हो जाएगी। तो आप सभी को यहाँ पे पता होना चाहिए कि इनकी जो थोड़ी थोड़ी वैल्यू है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज देखने को मिलती है एबीजी जब हम लोग कर रहे होते हैं हिपेरिन कंटेनिंग बोतल में। ठीक है, बात आपको क्लियर है? तो ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन आपका डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन एमसीक्यू आज के सेशन में देखने को मिलेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करिएगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में प्लीज इसको शेयर जरूर किया करिए ताकि उनका भी यहाँ पे फायदा हो और हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले ताकि हम लोग बेहतरीन तरीके से लेक्चर को ला सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट आपका एमसीक्यू कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ एचबी मॉलिक्यूल हैज द लोएस्ट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, यानी कि इनमें से कौन सा आपके हीमोग्लोबिन का फॉर्मेट है या फिर कौन सा ऐसा एचबी मॉलिक्यूल है जिसकी जो एफिनिटी है वो लोएस्ट होती है आपके ऑक्सीजन के साथ, यानी कि ऑक्सीजन को जो पकड़ने की क्षमता है वो क्या हो जाती है? कम रहती है। तो कौन सा ऐसा एचबी मॉलिक्यूल है, कौन सा एचबी मॉलिक्यूल का ऐसा फॉर्मेट है जिसमें ऑक्सीजन को पकड़ने की क्षमता कम रहती है? ऑप्शन से आपके टेंस, रिलैक्स्ड या फिर आर्टेरियल या फिर आपके वेनस। तो देखिए जो टेंस एचबी होते हैं बच्चों, इनकी जो एफिनिटी है वो क्या होती है? वो कम होती है ऑक्सीजन को बाइंड करने की। ठीक है, ऑक्सीजन को बाइंड करने की जो कैपेसिटी है वो टेंस वाले हीमोग्लोबिन में या फिर टेंस वाले एचबी मॉलिक्यूल की कम होती है। यहीं पे अगर बात करेंगे रिलैक्स प्रकार के एचबी मॉलिक्यूल की, तो इसमें क्या होती है? ऑक्सीजन के को बाइंड करने की कैपेसिटी जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है, ऑक्सीजन को बाइंड करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, यानी कि इसकी जो एफिनिटी है वो क्या रहेगी? अधिक होगी रिलैक्स वाले हीमोग्लोबिन की। और यही जो रिलैक्स प्रकार के मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन के, वो आपके लंग्स में देखने को मिलते हैं। अब अगर बात करते हैं आर्टेरियल ब्लड की या फिर वीनस ब्लड की, तो आर्टेरियल ब्लड में कौन सा एचबी देखने को मिलता है? ऑक्सीजनेटेड एचबी देखने को मिलता है। क्या आपका ऑक्सीजनेटेड आपका एचबी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जो ऑक्सीजनेटेड एचबी हैं वो किस प्रकार के होंगे? वो आपके टेंस प्रकार के, सॉरी वो आपके रिलैक्स प्रकार के होंगे। कैसे होंगे आपके? वो रिलैक्स प्रकार के एचबी मॉलिक्यूल होंगे। और जो वेनस ब्लड है, ठीक है, जो वीनस ब्लड है इसमें कैसा रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एचबी रहता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे CO2 को बाइंड किया रहेगा, मतलब कि ये किस प्रकार का एचबी मॉलिक्यूल रहेगा? आपका टेंस प्रकार का एचबी मॉलिक्यूल रहेगा। ठीक है, बात आपको क्लियर है ना? तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि टेंस और रिलैक्स, टेंस में जो है एफिनिटी कम होती है ऑक्सीजन को बाइंड करने की, जबकि रिलैक्स में क्या है? रिलैक्स में अधिक होती है आपके ऑक्सीजन को बाइंड करने की। तो क्लियर है? तो ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा राइट बच्चों। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, बहुत सारे एग्जाम में आपके एमसीक्यू पूछे गए हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कई तरीके से एमसीक्यू यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। नॉर्मल एडल्ट एचबीए कंटेनिंग द फॉलोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि आपका जो नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन है उसके अंदर कौन सा पॉलीपेप्टाइड चेन पाया जाता है? तो देखिए आपके हीमोग्लोबिन की जो प्रकार है वो कई सारे होते हैं। जैसे कि आपका एक एडल्ट हीमोग्लोबिन यानी कि HbA1 हीमोग्लोबिन, एक आपका हो जाता है HbA2 हीमोग्लोबिन यानी कि एडल्ट का दूसरा फॉर्मेट होता है, फीटस हीमोग्लोबिन, एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन या फिर कुछ एबनॉर्मल प्रकार के हीमोग्लोबिन होते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के हीमोग्लोबिन होते हैं और जितने भी आपके प्रकार हैं हीमोग्लोबिन में, उनकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है या फिर कहीं उनकी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो अगर बात किया जाएगा कि नॉर्मल एडल्ट HbA यानी कि एक जो आपका नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन है उनमें कौन सा पॉलीपेप्टाइड चेन पाया जाएगा? अल्फा बीटा, अल्फा एपिसिलोन, अल्फा डेल्टा या फिर आपका अल्फा ब्रोथेटोन। तो अगर यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो इसके लिए हमें एक पीपीटी की जरूरत पड़ेगी और इस पीपीटी के माध्यम से हम समझ जाएंगे कि कौन सा हीमोग्लोबिन में कौन सा पॉलीपेप्टाइड चेन लगा होता है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कौन से कह सकते हो कि चैन का या फिर कहिए कि कौन से मॉलिक्यूल का क्या प्रतीक होता है। जैसे कि अल्फा का कुछ इस प्रकार से, बीटा का, गामा का, डेल्टा, एप्सिलॉन और आपका जीटा। तो कुछ इन्हीं प्रकार से मिलकर आपका हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बना होता है। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि फीटस हीमोग्लोबिन के कौन कौन से यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड होते हैं। तो देखिए हीमोग्लोबिन इधर लिखा हुआ है, इधर आपका ग्लोबिन चेन लिखा हुआ है। तो जो आपका एक आपका फीटस हीमोग्लोबिन है वो आपका गोबर फर्स्ट है, जिसमें अगर बात करेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन की या फिर ग्लोबिन चेन की, तो एक आपका क्या रहेगा? दो आपके अल्फा रहेंगे और आपके क्या रहेंगे? दो अल्फा रहेंगे और दो आपका एपिसिलोन रहेंगे। क्या वो रहेंगे? दो आपका जो है एपिसिलोन रहेंगे। तो दो अल्फा दो एपिसिलोन मिलकर क्या बनाते हैं? गोबर फर्स्ट बनाते हैं। वहीं पे अगर बात किया जाएगा कितना? दो जीटा, ठीक है, दो जीटा और आपके
दो यहाँ पे एपिसिलोन मिला के गोवर सेकेंड प्रकार का हीमोग्लोबिन बनाते हैं। और यहीं पे बात किया जाएगा फीटस की यानी कि हीमोग्लोबिन एफ की, तो इसमें आपका 2 अल्फा और आपके 2 गामा प्रकार का जो है चेन लगा होता है। ग्लोबिन का 2 अल्फा और 2 आपका यहाँ पे गामा का चेन लगा होता है। तो ये क्या है आपका फीटस हीमोग्लोबिन है। और इसमें से अगर बात करेंगे इन तीनों की, ठीक है, एक आपका सॉरी यहाँ पे समझिएगा, एक पोर्टलैंड है और आपका फीटस वाला है। तो पोर्टलैंड में क्या लगा होता है आपका यहाँ पे 2 जीटा और आपका 2 गामा। तो पोर्टलैंड में 2 जीटा 2 गामा, गोवर सेकेंड में आपका 2 जीटा 2 एपिसिलॉन और गोवर फर्स्ट में 2 अल्फा और आपका 2 एपिसिलॉन। ठीक, क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें से जो तीन है गोवर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, सॉरी गोवर फर्स्ट सेकेंड और आपका पोर्टलैंड, इसको आप क्या कह सकते हो, इसको आप एम्ब्रियोनिक, ठीक है, एम्ब्रियोनिक, ठीक है, एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन कह सकते हो। ठीक है, एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन कह सकते हो। और इसको आप क्या कहोगे, इसको आप फीटस हीमोग्लोबिन कहते हो। ठीक है, इनका जो डेवलपमेंट है आपकी एम्ब्रियोनिक में होता है। ठीक है, और अगर ये बात करेंगे एफ वाले हीमोग्लोबिन की, तो आपका ये लीवर वाले स्टेज में आपका ये डेवलप होता है। बात आपको क्लियर है। तो गोवर फर्स्ट सेकेंड पोर्टलैंड और आपका एफ, इनमें कौन कौन से ग्लोबिन चेन लगे हैं आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं एडल्ट प्रकार वाले हीमोग्लोबिन की। तो एडल्ट में दो मेन होते हैं, एक आपका ए और एक आपका ए2, या फिर कहिए एक ए1 होता है, एक आपका ए2 होता है। तो वन की अगर बात करेंगे तो उसमें 2 अल्फा 2 बीटा चेन होते हैं। क्या, 2 अल्फा चेन और आपका 2 बीटा चेन होता है। अगर बात करेंगे ए2 की, यानी कि जो दूसरा वाला फॉर्मेट है एडल्ट का, उसमें 2 अल्फा रहेगा, ठीक है, 2 अल्फा रहेगा और आपका 2 गामा रहेगा बच्चों, सॉरी 2 अल्फा रहेगा और आपका 2 डेल्टा रहेगा। ठीक है, ये डेल्टा है, देखो 2 अल्फा और 2 डेल्टा चेन यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर वही बात आ गई आपके फीटस की। तो फीटस में आपका 2 अल्फा और आपका यहाँ पे 2 गामा आपका चेन देखने को मिलता है आपके ग्लोबिन चेन का, या फिर कहिए पॉलीपेप्टाइड चेन का। तो इसको क्या करना है बच्चों, इसको आपको लर्न करना है, एक एक को आपको लर्न कर लेना है। अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो, इसका एक प्रिंट निकलवा के अपने कॉपी में रख सकते हो, ताकि बार बार अगर आप इसको देखोगे तो आपको ये लर्न हो जाएगा। देखिए, अगर आज आप ये एमसीक्यू देख पा रहे हो आपका HbA के साथ, यानी कि एडल्ट वाले के साथ, तब तो आप जल्दी से यहाँ पे टिक कर दोगे कि 2 अल्फा 2 बीटा चेन या फिर अल्फा बीटा चेन आपका होगा। लेकिन मान लो गोवर फर्स्ट का आ गया, या फिर पूछ लिया कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज के हीमोग्लोबिन है उनमें कौन सा चेन पाया जाएगा, तब आप क्या बताओगे। या फिर आपका HbF पूछ लिया, HB फीटस का पूछ लिया, तो भी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 2 अल्फा होगा 2 बीटा होगा, या फिर 2 अल्फा 2 गामा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि 2 अल्फा 2 गामा होगा। तो इसके लिए आपको उसको लर्न करना होगा। तो इसका राइट आंसर तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि जो आपका HbA यानी कि जो एडल्ट हीमोग्लोबिन है, इसमें 2 बीटा और 2 आपके यहाँ पे क्या, 2 अल्फा 2 बीटा आपके चेन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं है, हमें उम्मीद है थोड़ा भी कंफ्यूजन आपको यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, चलो भाई, अब बात आती है कि सर इन सभी एमसीक्यू का अगर हमको पहले थ्योरी लेक्चर मिल जाता और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व करते तो कितना बेहतरीन होता। तो उसके लिए आप लोग को बच्चों बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आप हमारा लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हो। लक्ष्य बैच आपका कॉम्पिटिटिव बैच कह सकते हो कि एक बैच है जिसमें आपको जितने भी एक फीचर दिए जाने चाहिए पैड बैच में, वो सभी आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। जैसे कि आपका लाइव रिकॉर्डेड थ्योरी लेक्चर्स, टॉपिक वाइज पीडीएफ नोट्स, उसके बाद में टॉपिक वाइज एमसीक्यू लेक्चर्स, ठीक है, अट्रैक्टिव पीडीएफ नोट्स हो जाएंगे, 20+ मॉक टेस्ट, वीकली डाउट सेशन, ये सभी आपको लक्ष्य बैच में मिल रहा है। जब से आप लोग बैच ज्वाइन करोगे 8 मंथ की वैलिडिटी मिलती है, और इसका फी जो है बहुत कम है, 1000 आपकी फीस है, मात्र 1000 रुपए आपकी फीस है। और इसमें आप लोग 8 महीने की वैलिडिटी के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहीं से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। कोई भी डाउट आपको हो, चाहे बैच से संबंधित, कोई एमसीक्यू से संबंधित, कोई एग्जाम से संबंधित, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करिए या फिर कॉल करिए, जितने भी आपके डाउट हैं उनको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब यहाँ पे देरी नहीं करेंगे और भी एमसीक्यू को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 6 नंबर का एमसीक्यू यहाँ पे आ गया है, और 6 नंबर का एमसीक्यू क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि एलर्जिक रिएक्शन आर फ्रिक्वेंटली एसोसिएटेड विथ एन इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ, बिल्कुल समझिए प्रश्न को, एलर्जिक रिएक्शन आर फ्रिक्वेंटली एसोसिएटेड विथ, यानी कि फ्रिक्वेंटली एसोसिएटेड रहेगा किसके प्रेजेंस, किसकी इंक्रीजिंग के साथ, कौन सा यहाँ पे जो है WBC है जिसमें जो है अगर एलर्जिक रिएक्शन हुआ तो उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आपके ब्लड स्ट्रीम में कौन सा जो वैल्यू है वो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, कौन सा सेल बढ़े हुए फॉर्मेट में प्रेजेंस देखने को मिलेगा एलर्जिक रिएक्शन में। ऑप्शन है आपका लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, या फिर आपके यूसिनोफिल।
तो देखिए बच्चों, जो आपका एलर्जिक रिएक्शन एसोसिएशन है वो किसके साथ होता है, वो आपके इयोसिनोफिल के साथ में होता है। तो जैसे ही एलर्जिक रिएक्शन होगा, आपकी इयोसिनोफिल की जो काउंटिंग है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन आपका डी इज द राइट हो जाएगा। अगर पूछे कि इनमें से प्राइमरी जो है इम्यूनो सिस्टम कौन सा रिस्पॉन्स करता है, इसमें प्राइमरी में जो है इन सभी ऑप्शन में प्राइमरी इम्यून कौन सा यहाँ पे कर सकता है, या फिर कह सकते हो कि एंटीबॉडी का निर्माण इनमें से किसके द्वारा होता है, तो लिम्फोसाइट के द्वारा आपका एंटीबॉडी का निर्माण होता है। क्या, लिम्फोसाइट के द्वारा क्या होता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कौन करता है, आपके लिम्फोसाइट्स करते हैं। ठीक है, क्लियर है। न्यूट्रोफिल क्या काम करेगा, तो न्यूट्रोफिल कह सकते हो कि एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में अपना मदद करेगा। एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मोनोसाइट किसमें हो जाएगा भाई, मोनोसाइट आपका चला जाता है क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। किसमें, क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। ठीक है, क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में चला जाएगा। इयोसिनोफिल पता चल गया एलर्जिक रिएक्शन में बच्चों, किसमें, एलर्जिक रिएक्शन में। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन में। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन में। अब बचा कौन सा भाई, बेसोफिल। बेसोफिल बचा ना बच्चा, बेसोफिल्स का क्या काम हो जाएगा, तो आपका ठीक है हिस्टामाइन। ठीक है, हिस्टामाइन, और आपका क्या हो जाता है, ठीक है, हिस्टामाइन को आपका ये सिक्रीट करता है, हिस्टामाइन सेरोटोनिन। ठीक है, हिस्टामाइन सेरोटोनिन को क्या करता है, सिक्रीट करता है। ठीक है, सिक्रीट करता है, जो कि जाके आपके एलर्जिक रिएक्शन में क्या होता है, भाग लेता है। तो इस तरह से सभी डब्ल्यूबीसी का फंक्शन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आज हमने बताया ना कि एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों जो टर्म है किसके साथ में होता है, एक्यूट, किसके साथ में होता है, क्रोनिक, ये आपको लर्न कर लेना होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए 7 नंबर का एमसीक्यू देखिए, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, यूनिक से एमसीक्यू है। ये कह रहा है कि द गिवन द फॉलोइंग वैल्यूज कैलकुलेट द आरपीआई ऑब्जर्व्ड रेटिकुलोसाइट काउंट 6% एंड एचसीटी 30%। ये कह रहा है कि आपको यहाँ पे आरपीआई कैलकुलेट करना है, जिसमें वैल्यू दिया गया है कि जो रेटिकुलोसाइट है वो आपका 6% है और जो एचसीटी है वो आपका 30% है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि आरपीआई कितना होगा। आरपीआई का मतलब क्या हुआ, आरपीआई का मतलब हुआ रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स। क्या हुआ, रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स, ये आपको बताना है। वैल्यू दिया है रेटिकुलोसाइट काउंट का 6% और आपका जो हेमाटोक्रिट है वो आपका 30%। तो ऑप्शन है आपके 2, 3, 4 या फिर आपका 5। तो देखिए भाई, आरपीआई निकालने के लिए एक फार्मूला की जरूरत पड़ती है। क्या जरूरत पड़ती है, फार्मूला होता है आपका रेटी का परसेंट मल्टीप्लाई हेमाटोक्रिट अपॉन नॉर्मल जो आपका हेमाटोक्रिट है यानी कि 45, और उसके बाद में फिर आपका डिवाइड हो जाएगा आपके मैच्योरेशन फैक्टर से। ये जो मैच्योरेशन फैक्टर है वो किस पे डिपेंड करता है, आपके हेमाटोक्रिट पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर 40 से ज्यादा आपका हेमाटोक्रिट है तो उसका मैच्योरेशन फैक्टर 1 होगा। 30 से लेकर 39% यानी कि 30 से लेकर 39.9% है तो उसका जो मैच्योरेशन रेट होगा या फैक्टर होगा वो आपका 1.5 होगा। और अगर यहाँ पे 20 से लेकर 29.9% है तो उसका जो मैच्योरेशन फैक्टर है 2 होता है। और अगर लेस देन 20% है तो उसका मैच्योरेशन फैक्टर 2.5 होता है। तो अगर इन सभी के साथ अगर फार्मूला लगाओगे तो बताया गया आपके प्रश्न में कि 6% आपका जो है रेटिकुलोसाइट काउंट है, उसके बाद में आपका यहाँ पे 30% आपका जो है वो है एचसीटी यानी कि हेमाटोक्रिट, और इसको डिवाइड करना है नॉर्मल एचसीटी से, और फिर मैच्योरेशन फैक्टर कितना बनेगा आपके 30 के साथ में, तो 30 के साथ में बच्चों 1.5 बनेगा। और अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो मोटा मोटा आपके पास 2 पॉइंट कुछ समथिंग आता है। ठीक है, तो इसका जो मैच्योरेशन या फिर कहिए कि आपका जो आरपीआई यानी कि आपका रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन रेट है आपकी प्रश्न का, वो आपका लगभग आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस फार्मूले पे आप यहाँ पे बेस कर सकते हो, राइट आंसर बनेगा आपका 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें समझना है कि अगर किसी का ठीक है रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन रेट लेस है 2 से, तो उसके क्या कंडीशन देखने को मिलेगा। तो अगर भाई 2 से कम है, ठीक है, लेस देन 2 है, तो कंडीशन बनता है आपका हाइपोप्रोफिलेटिव का, यानी कि आपका जो बोन मैरो है वो किसी भी कारणवश सही से फंक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ पे ग्रेटर देन है आपका 2 या फिर नॉर्मल है तो इसमें होता है कि ठीक है आपका जो है बोन मैरो बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, अदर प्रकार का कोई एनीमिया यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो अगर 2 से कम है तो आपका हाइपोप्रोफिलेटिव, 2 है तो नॉर्मल कंडीशन, और अगर 2 से अधिक है तो इसका मतलब हाइपरप्रोफिलेटिव हो सकता है, या फिर कोई अदर ऐसा एनीमिया है जो कि एसोसिएटेड है लेकिन बोन मैरो अपना सही से काम कर रहा है। ठीक है, तो कुछ डिटेल यहाँ पे दिए गए हैं कि हाइपो में क्या हो सकता है और आपके हाइपर में क्या हो सकता है।
तो जब भी आपको ये पीडीएफ मिलेगा तो इसको आप देख सकते हो। और हमने आपको बता दिया कि किस प्रकार से आप लोग यहाँ पे आरपीआई निकाल सकते हो, यानी कि रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स निकाल सकते हो। क्या करना होगा, रेटी का परसेंट यहाँ पे करना होगा, ठीक है। रेटी परसेंट कितना है, मल्टीप्लाई जो आपका एचसीटी है उसका परसेंट कितना है, फिर इसको डिवाइड कर देना है नॉर्मल से, तो लगभग नॉर्मल आपका 45 हो जाता है। और फिर यहाँ पे आपको मैचुरेशन फैक्टर से, क्या, मैचुरेशन फैक्टर से डिवाइड कर देना है, ठीक है। मैचुरेशन फैक्टर से डिवाइड कर देना है, जो आपका वैल्यू है नॉर्मल निकल के आ जाएगा। हमने बताया लेस देन 2 है तो हाइपो का कंडीशन आपके बोन मैरो का, और अगर ग्रेटर है तो आपके क्या हो जाएगा, आपका हाइपर का कंडीशन हो जाएगा आपके बोन मैरो का, ठीक है। बात आपको क्लियर यहाँ पे हो गई होगी बच्चों। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, 8 नंबर का एमसीक्यू। ये कह रहा है कि इन द बोन मैरो आरबीसी प्रिकर्सर आर लोकेटेड, यानी कि बोन मैरो में आपका जो आरबीसी प्रिकर्सर सेल है वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि आरबीसी प्रिकर्सर सेल कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। तो ऑप्शन से आपका इन द सेंटर ऑफ हेमेटोपोएटिक कार्ड, यानी कि आपके हेमेटोपोएटिक कार्ड के सेंटर में, या फिर आपका एडजेसेंट ऑफ मेगाकार्योसाइट अलोंग द, ठीक है, एडवेंटिशियल सेल लाइनिंग, या फिर आपका सराउंडिंग फैट सेल इन एडोपोटिक आइसलैंड्स, या फिर आपका सराउंडिंग माइक्रोफेजेस नियर द साइनस मेम्ब्रेन, यानी कि साइनस मेम्ब्रेन के पास और माइक्रोफेजेस के चारों तरफ। तो इसके लिए आपको एक इमेज देखना होगा। देखिए इस इमेज को देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपके बोन मैरो का कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। इसमें आपके फैट सेल कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, साइनस आपका यहाँ पे है, ठीक है। एडवेंटिशियल सेल जो भी आपने ऑप्शन में देखा कुछ यहाँ पे है, ठीक है। सेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल वेन यहाँ पे आपको दिखाई देगा इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपके माइक्रोफेज है, क्या है आपके, यहाँ पे आपको माइक्रोफेज दिखाई दे रही है, ये देखिए यहाँ पे सेंटर पे, ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। और इसी माइक्रोफेज की चारों तरफ, ठीक है, इसी के माइक्रोफेज के चारों तरफ आपको क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे इरिथ्रोब्लास्ट दिख रहे हैं, देखिए इस तरह से, ठीक है। ये आपके क्या है, ये आपकी इरिथ्रोब्लास्ट है। तो आपने क्या समझा कि माइक्रोफेज के चारों तरफ आपके क्या होते हैं, आपके यहाँ पे आरबीसी के प्रिकर्सर से लगे होते हैं। तो ऑप्शन क्या जाएगा, डी आपका राइट हो जाएगा। सराउंडिंग माइक्रोफेजेस नियर द साइनस मेम्ब्रेन, साइनस मेम्ब्रेन के पास में माइक्रोफेज के चारों तरफ, ठीक है। तो बोन मैरो में आरबीसी प्रिकर्सर सेल कहाँ लोकेटेड होंगे, तो माइक्रोफेजेस के चारों तरफ और साइनस मेम्ब्रेन के पास में, ठीक है। बात आपको क्लियर है। चलिए बच्चों यहाँ पे अब आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे, जो कि आपका लास्ट एमसीक्यू रहेगा। और ये कह रहा है कि ड्यूरिंग मिड फीटल लाइफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ ब्लड सेल्स इज द, यानी कि मिड फीटल लाइफ में आपका जो ब्लड का प्राइमरी सोर्स है, या फिर कहिए कि ब्लड सेल का प्राइमरी सोर्स है, वो कहाँ पे होता है, बोन मैरो, स्प्लीन, लिम्फ नोड, या फिर आपके लीवर। सभी को इसका राइट आंसर पता होगा। जितने बच्चे जान रहे हैं कि हेप्टिक सेल क्या होता है, या फिर कहिए कि एम्ब्रियोनिक सेल कहाँ होता है, ठीक है, या फिर बोन मैरो में कब बन रहा है आपका ब्लड, ठीक है, कई बार मैं इसको सॉल्व करा चुका हूँ, इसका पीडीएफ कई बच्चों के पास पहुंच चुका है। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए मैं ही बता देता हूँ कि जो मिड फीटल लाइफ है, मिड फीटल लाइफ में जो ब्लड का फॉर्मेशन है या फिर ब्लड सेल का फॉर्मेशन वो आपके लीवर में होता है, यानी कि हेपेटिक सेल में होता है। कहाँ पे होता है, आपके हेपेटिक सेल में होता है, ठीक है, हेपेटिक सेल में होता है, ठीक है। तो मिड फीटल लाइफ में जो आपका ब्लड है वो आपके कहाँ पे बनते हैं, आपके हेपेटिक सेल में बनते हैं। ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आज थे आपके 9 एमसीक्यू, जिसको हमने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ में सॉल्व कर दिया है, और हमें उम्मीद है कि आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।